Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज रूलिंग द कंट्री साइड. कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज, हमारे विलेजेस गाँव को कैसे रूल किया ब्रिटिशर्स ने. हालांकि कंपनी रूल से पहले जब इंडियन रूलर्स थे तब भी गाँव के लोगों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता था कोई क्रॉप उगाने के लिए. ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो हम देखेंगे कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाएगी. सो चैप्टर में सबसे पहले एक पिक्चर आपको गिवन है. रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765. 1765 में ये मुगल रूलर है शाह आलम सेकेंड, जो कि रॉबर्ट क्लाइव, ये फर्स्ट जनरल थे बंगाल के. इन्हें दीवानी राइट दे रहे हैं, यानी कि इन्हें ये राइट दे रहे हैं कि इन एरियाज में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अभी ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, यही लिवाई करेंगे और कलेक्ट करेंगे पीजेंट से. जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो कंपनी का होगा. और यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है, द कंपनी बिकम्स द दीवान. कंपनी दीवान बनती है. ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. 1765 में 12 अगस्त को मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट करते हैं. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent. और एक्चुअली में ये जो इवेंट है, जहाँ तक चांसेस है कि रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ होगा, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन, जहाँ पर कुछ इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडियंस थे एज विटनेसेस, गवाह के तौर पर. बट इन द पेंटिंग अबव, लेकिन ऊपर की पेंटिंग में अगर आप देखेंगे, द इवेंट इज शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेजन. इसको ऐसा दिखाया गया कि पता नहीं कितना बड़ा ये ओकेजन था, टेकिंग प्लेस इन ग्रैंड सेटिंग, जो कि किसी टेंट में ना होके किसी ग्रैंड सेटिंग में हुआ था. द पेंटर वॉज कमीशन्ड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. क्लाइव ने इस पेंटर को कमीशन दी थी कि क्लाइव की लाइफ में जो कुछ मेमोरेबल यादगार इवेंट्स हैं उनको वो रिकॉर्ड करे. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. तो जैसे उन्होंने पिक्चर बनवाई है, इससे पता लगता है कि दीवानी मिलना एक कितना इंपॉर्टेंट इवेंट था उनकी लाइफ में. एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. तो दीवान के तौर पर कंपनी एक चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अभी कंपनी ही एडमिनिस्टर करेगी उन टेरिटरीज में जो इसके कंट्रोल में हैं. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड. अभी से लैंड को एडमिनिस्टर भी करना है, वहाँ पर शासन भी करना है. एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, और जहाँ से इसको रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स पैसा मिल रहा है, उनको ऑर्गेनाइज भी करना है. दिस हैड टू बी डन इन अ वे, और इसको इस तरीके से वो करेंगे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो खर्च बढ़ते जा रहे थे ताकि वो उनको मीट कर सके. अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड. कंपनी को ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि वो ट्रेडिंग कंपनी है, व्यापार कर रही है, कि जो प्रोडक्ट्स इसको चाहिए इसको वो मिल भी जाए. एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और जो ये चाह रही है बेचना वो बेच भी सके उन एरियाज में. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन. तो कुछ ही सालों में कंपनी ने ये भी सीख लिया कि इसको बहुत कॉशन से मूव करना है, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है. बीइंग एन एलियन पावर, ये एलियन पावर है, भारत की नहीं, बाहर की ताकत है. इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज. जिन्होंने पहले पास्ट में कंट्री साइड को, गांव को रूल किया है, यहाँ पर अथॉरिटी को, ताकत को और सम्मान को एंजॉय किया है, जैसे कि ज़मींदार है, हेडमैन, गांव के मुखिया है, उनको भी इन्हें पैसिफाई करना है, उन्हें भी अपसेट नहीं करना है. Those who had held local power had to be controlled. जिनके पास लोकल पावर है उनको कंट्रोल करके रखना है, बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड. लेकिन पूरे तरीके से आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, नहीं तो वो रिवोल्ट कर देंगे. हाउ वॉज दिस टू बी डन, तो ये कैसे होगा? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कंपनी कैसे कंट्री साइड को, हमारे देश के गाँव को कॉलोनाइज करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को रीडिफाइन करेगी, द राइट्स ऑफ पीपल, कि लोगों के क्या अधिकार है, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और जिन क्रॉप की उन्हें ज़रूरत है उनको यहाँ पर प्रोड्यूस करवाएगी. नाउ द रेवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी हैड बिकम द दीवान.
कंपनी दीवान बन गई थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर, लेकिन अभी भी वो खुद को मेनली ट्रेडर, व्यापारी ही मानती थी। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, उसे लार्ज रेवेन्यू इनकम तो चाहिए थी कि खूब सारा टैक्स और पैसा आए, बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन ये टैक्स असेस कैसे होगा, किस क्रॉप पर कितना टैक्स लगना है और कैसे इसको कलेक्ट करना है, इसके लिए कोई रेगुलर सिस्टम वो नहीं बनाना चाह रही थी, उसके लिए वो अनविलिंग थी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड, मेन एफर्ट्स उनके थे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स एज चीपली एज पॉसिबल, और जितने चीपली, जितने सस्ते में हो सके कॉटन और सिल्क के कपड़े यहाँ से खरीदने हैं। ये दो मेन मोटिव थे, रेवेन्यू इंक्रीज करना और सिल्क और कॉटन क्लोथ्स को चीपली परचेज करना। Within 5 years, the value of goods brought by the company in Bengal doubled, और 5 सालों के अंदर जो गुड्स यहाँ से खरीद रही थी कंपनी, उनके प्राइस डबल हो गए बंगाल में। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 1865 से पहले कंपनी जो यहाँ से गुड्स खरीदती थी, सामान खरीदती थी, उसके लिए ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर वो इम्पोर्ट करती थी, फिर यहाँ के लोगों को वो गोल्ड और सिल्वर देकर उनसे गुड्स खरीदती थी और उसको ब्रिटेन पहुंचाती थी। लेकिन अभी क्या है, नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अभी बंगाल से ही उन्हें उतना टैक्स मिल जाता था, उतना रेवेन्यू मिल जाता था कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बिना ब्रिटेन से कुछ मंगाए ही खरीद सकते थे। इतना पैसा उनके पास था, इतना रेवेन्यू वो यहीं से ही कलेक्ट कर लेते थे। यहीं से पैसा लिया लोगों से टैक्स के तौर पर, उस टैक्स के पैसे से गुड्स खरीदी और फिर उनको हाई प्राइसेस में ब्रिटेन में बेच दिया। ये उनका व्यापार था, ये उनका बिजनेस था। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis, और जल्दी ही ये बिल्कुल साफ हो गया कि बंगाल की जो इकोनॉमी है डीप क्राइसिस, यानी कि वो डेंजर में है, मुश्किल में है। आर्टिसंस वर डिजर्टिंग विलेजेस, आर्टिसंस विलेजेस को छोड़कर जा रहे हैं। सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, क्योंकि कंपनी फोर्स करती थी उनको कि अपनी गुड्स को, अपने सामान को वो बहुत सस्ते दामों में उन्हें बेचे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, और पीजेंट्स जो किसान थे वो उतना पैसा नहीं दे पा रहे थे जितना कि ब्रिटिशर्स उनसे डिमांड कर रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, आर्टिस्ट जो उस टाइम पर प्रोड्यूस करते थे चीज़ें वो कम होने लगा। एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन था, खेतों में जो फसल उगती थी, वो भी एक तरीके से कोलैप्स यानी कि बिल्कुल खत्म होने के साइन शो कर रही थी। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। उसके बाद 1770 में एक बहुत टेरिबल, बहुत भयानक फेमाइन, अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से बंगाल में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, और बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन इसमें बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई गई है, एक वीकली मार्केट है ये इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। Peasants and artisans from rural areas regularly come to these weekly markets, जिनको हाट कहा जाता था। यहाँ पर peasants, किसान और artisans आते थे रेगुलरली टू सेल देयर गुड्स, अपनी गुड्स को बेचने के लिए और खरीदने के लिए जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर ये मार्केट्स भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अभी बहुत सारे ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की, कुछ सुधार की ज़रूरत है। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, अगर इकोनॉमी ही बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे कंपनी को देने के लिए, तो कंपनी की रेवेन्यू इनकम कैसे होगी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड, बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि अभी लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी कि कुछ मॉडर्न मीन्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं उनमें कुछ सुधार होने चाहिए। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, और खेती को इम्प्रूव करना है अभी। हाउ वॉज दिस टू बी डन, अभी ये होगा कैसे। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर 20 सालों तक तो डिबेट ही चलती रही। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, फाइनली कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और ये इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। इस टाइम पर ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के,
कॉर्नवालिस वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अभी इसमें था क्या, बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट की ये टर्म्स थी, द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। जमींदार्स हमने पहले भी देखा था मुगल्स के टाइम पर। वो क्या होता था कि जमींदार्स लोग एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करते थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे और उसको सेंट्रल अथॉरिटी तक पहुंचाते थे। तो इन्होंने तालुकदार्स को और जो लोकल राजा थे उन्हें जमींदार बना दिया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, उनको कहा गया कि पीजेंट से रेंट आप कलेक्ट करेंगे, एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को वो रेवेन्यू देंगे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और कितना आपको कंपनी को देना है वो फिक्स है। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी भी वो अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि टैक्स का जो अमाउंट है उसको फिक्स कर दिया गया, इसलिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। परमानेंटली उसको सेटल कर दिया गया। इट वॉज फेल्ट दैट दिस कुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स, तो कंपनी की तिजोरी में इससे एक तरीके से रेगुलर फ्लो होता रहेगा रेवेन्यू का, ऐसा उन्हें लगा। एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और सेम टाइम पर जो जमींदार्स है वो इन्वेस्ट करेंगे लैंड में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो उन्हें फिक्स अमाउंट देना है, बाकी जो बचेगा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो वो ज़मींदार्स के पास रह जाएगा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, क्योंकि डिमांड जो है स्टेट की वो तो बढ़ेगी नहीं, द जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, लैंड से अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसका बेनिफिट जमींदार्स को ही होगा। तो इस चक्कर में जमींदार जो है वो लैंड में भी इन्वेस्ट करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, ब्रिटिशर्स को तो लगा था कि परमानेंट सेटलमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन इसने कुछ नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो कंपनी के ऑफिशियल्स को बहुत जल्दी ये पता लग गया कि जमींदार्स लैंड को इम्प्रूव करने में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। अब इसका रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स ने पहले ही रेवेन्यू इतना हाई सेट कर दिया था कि ज़मींदार उसको ही नहीं पे कर पा रहे थे कि उनके पास कुछ बचता और बचे हुए को वो इन्वेस्ट करते। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज जमींदारी, अब जो भी रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी, कंपनी ऑक्शंस ऑर्गेनाइज करती थी, नीलामी करती थी ज़मींदारी की, और बहुत सारी ज़मींदारी उसमें बेची जाती थी। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, यानी कि 1801 से लेकर 1810 तक, द सिचुएशन चेंज्ड, इस टाइम पर ये सिचुएशन बदल गई। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज, चीज़ों के जो प्राइस है वो बढ़ गए मार्केट में। एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपैंडेड, और जो कल्टिवेशन है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा, लोगों ने पेड़ों को कट करके वहाँ पर फसलें उगानी शुरू कर दी। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स, तो अभी ज़मींदार की इनकम बढ़ गई, क्योंकि उन्हें तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़मींदार को तो उतना ही ज़्यादा टैक्स मिलता था। बट नो गेन फॉर द कंपनी, लेकिन कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि ये फिक्स कर दिया गया, कभी भी फ्यूचर में बढ़ेगा नहीं, सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। सो कंपनी को अगर पता भी था कि प्राइस बढ़ गए हैं, जो एक्सपैंड हो गया है, जो कल्टिवेशन का एरिया था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं ज़मींदार, लेकिन फिर भी वो अपना जो एक रेवेन्यू उन्होंने फिक्स किया था, जो डिमांड थी उनकी, उसको बढ़ा नहीं सकते थे। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, लेकिन तब भी ज़मींदार्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में। अब उनके पास पैसा बच भी रहा था। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, कुछ ने तो स्टार्टिंग में ही अपनी लैंड को लूज कर दिया था सेटलमेंट के शुरू में ही। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब बाकी जो थे उनको तो ये अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि कोई ट्रबल, कोई मुश्किल भी नहीं है, और ना ही इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्क है। ये कंपलसरी तो किया नहीं था ब्रिटिशर्स ने कि इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो बिना किसी रिस्क के, बिना किसी ट्रबल के वो अर्न कर रहे थे। एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, तो वो क्या करते थे, लैंड को टेनेंट्स को दे देते थे जो उसको कल्टिवेट करते थे, उनसे रेंट लेते थे, और बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट उन्हें नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में। कोलब्रुक ऑन बंगाल रियॉट्स, कोलब्रुक क्या कहते हैं बंगाल रियॉट्स के बारे में। रियॉट्स कहा जाता था उन फार्मर्स को जिनके पास खुद की ज़मीन थी।
इन मैनी विलेजेस ऑफ बंगाल, बंगाल के बहुत सारे गाँव में, सम ऑफ द पावरफुल रियॉट्स डिड नॉट कल्टिवेट, जो कुछ पावरफुल रियॉट्स थे वो अपने आप कल्टिवेट नहीं करते थे, लैंड को खुद नहीं उस पर चीज़ें उगाते थे, बट इंस्टेड गिव आउट देयर लैंड्स टू अदर्स, और अपनी लैंड को दूसरे को दे देते थे, जिनको अंडर टीनेंट्स जो थे, जो उनके अंडर काम करते थे, टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट्स, और उनसे बहुत हाई रेंट लेते थे उस लैंड का। इन 1806 H.T. कोलब्रुक डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दीज अंडर टीनेंट्स इन बंगाल, बंगाल में इन अंडर टीनेंट्स की क्या कंडीशन थी उसको कोलब्रुक ने डिस्क्राइब किया है। The under tenants depressed by an excessive rent in kind, ये जो अंडर टेनेंट्स थे जो दूसरे की ज़मीन पर फसलें उगा रहे थे, ये बहुत डिप्रेस थे क्योंकि इनसे एक्सेसिव रेंट लिया जाता था इन काइंड, काइंड यानी कि पैसे ना लेकर इनकी फसलें ले ली या जो भी चीज़ ये ग्रो कर रहे हैं। एंड बाय यूशोरियस रिटर्न फॉर द कैटल सीड एंड सब्सिस्टेंस एडवांस टू देम, यूशोरियस यानी कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर किसी को कर्ज देना, तो जो ये अपनी कैटल के लिए, इनको कोई अगर जानवर खरीदना है या फिर सीड खरीदने हैं या सब्सिस्टेंस के लिए, जीने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए जो कर्ज इनको दिया जाता था, कैन नेवर एक्सट्रिकेट देमसेल्स फ्रॉम डेट, उस डेट से, उस कर्ज से कभी भी ये एक तरीके से फ्री नहीं हो पाते थे, उससे बाहर नहीं आ पाते थे। इन सो एब्जेक्ट अ स्टेट, तो इनका जो स्टेट था वो इतना एब्जेक्ट, इतना एक तरीके से दयनीय था। दे कैन नॉट लेबर इन स्पिरिट, तो इतनी खराब स्टेट में, इतनी टेरिबल स्टेट में वो कैसे दिल लगाकर कैसे काम करते, वाइल दे अर्न अ स्कैंटी सब्सिस्टेंस विदाउट होप ऑफ बेटरिंग देयर सिचुएशन, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कभी फ्यूचर में उनकी सिचुएशन बेटर होगी। ऐसे में क्योंकि वो बहुत कम अर्न कर पाते थे सब्सिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए भी उन्हें बहुत कम चीज़ें मिलती थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कभी हालात सुधरने वाले हैं फ्यूचर में। ये कंडीशन थी अंडर टेनेंट्स की उस टाइम पर। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस, दूसरी तरफ गांव में, द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, जो लैंड को कल्टिवेट कर रहे थे उन्हें ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव लगता था, जैसे कोई अत्याचार उनके ऊपर हो रहा हो, क्योंकि कल्टिवेटर्स रेंट पे करते थे ज़मींदार्स को, ज़मींदार्स देते थे ब्रिटिशर्स को। अभी ब्रिटिशर्स ने ये अमाउंट तो फिक्स कर दिया कि ज़मींदार्स उनको कितना देंगे, लेकिन वो कल्टिवेटर्स से कितना लेंगे इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं थी, तो जितना ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता था उतना ही ज़्यादा वो रेंट बढ़ा देते थे। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई, जो रेंट इनको जमींदार को देना होता था वो बहुत हाई था, एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर, और कल्टिवेटर्स का जो अधिकार था उनकी लैंड पर वो भी सिक्योर नहीं था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, कई बार रेंट पे करने के लिए कल्टिवेटर्स को मनी लेंडर से लोन लेना होता था। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, और जब वो रेंट नहीं दे पाते थे, ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, उनको उस लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था, इविक्ट कर दिया जाता था, जिस लैंड को वो जनरेशन से कल्टिवेट कर रहे हैं। एक वर्ड यहाँ पर आपको दिया है महल। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज अ रेवेन्यू एस्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, एक गांव को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल कहा जाता था जहां से ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू मिलता था। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, अभी हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम तो फेल हो गया क्योंकि उसमें सारा फायदा जमींदार से ले रहे थे। सो एक नया रेवेन्यू सिस्टम डिवाइस किया गया। बाय द अर्ली 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. So 19th century के स्टार्टिंग तक बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स इस बात से कन्विंस हो गए कि ये जो रेवेन्यू सिस्टम है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, और चेंज करने का रीज़न अभी भी ये नहीं था कि कल्टिवेटर्स को प्रॉब्लम हो रही है या फिर ज़मींदार फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका कहना ये था कि कंपनी के खर्च तो बढ़ गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के, जो शासन वो कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, और आपने रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया, मतलब इनकम हमारी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी सिस्टम को चेंज करना होगा। इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी डिवाइस्ड अ न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जो कि फिर 1822 से इफेक्ट में आया। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में शुरू हुआ था, 93, 3, 13, 23, यानी कि अप्रॉक्स 30 ईयर्स तक ये चला।
फिर एक नया सिस्टम आता है, ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में जो गांव है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है और हमें उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव कलेक्टर्स गए, इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड को उन्होंने इंस्पेक्ट किया, मेजरिंग द फील्ड्स, फील्ड्स को मेजर किया, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग लोगों के क्या अधिकार हैं उन लैंड्स पर, क्या कस्टम्स हैं, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप, और सभी प्लॉट्स का कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, कितनी फसल वहाँ पर उगती होगी, उसको एडअप किया गया टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज और महाल हैड टू पे। हर एक गाँव को कितना रेवेन्यू देना है, इसके लिए पहले तो प्रॉपर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए कि कितनी ज़मीन है, कितना कल्टीवेशन होता है, कौन सी फसल यहाँ पर उगाई जाती है, ज़मीन कैसी है। उसके बाद हर एक प्लॉट पर कितनी फसल उगती होगी उसको ऐड किया गया, और एक गांव से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसको फिक्स किया गया। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ऐसा नहीं है कि वो फिक्स कर दिया गया, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज वो करते रहेंगे, इसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। जो गांव का हेडमैन मुखिया था उसको ये काम दिया गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और कंपनी को पे करेंगे, रादर देन जमींदार से ये काम छीन लिया गया। द सिस्टम केम टू बी नोन एज महालवारी सिस्टम, और इसको महालवारी सिस्टम कहा गया। नाउ नेक्स्ट इज द मुनरो सिस्टम। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। साउथ में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहां पर भी परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया से सिमिलर उन्हीं तरीकों से मूव अवे किया गया। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज रायोतवार और रायोतवारी। वहाँ पर जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया उसका नाम था रायोतवार या फिर रायोतवारी। नॉर्थ में था महालवारी और यहाँ पर था साउथ में रायोतवारी। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से वॉर के बाद कंपनी ने जिन एरियाज को टेक ओवर किया था, सबसे पहले वहाँ पर इसको ट्राई किया गया एक स्मॉल स्केल पर, और किसने ट्राई किया? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो ने फिर इसको सब्सिक्वेंटली डेवलप किया। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, और पूरे साउथ इंडिया में फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। उन्होंने नोट किया कि साउथ में नॉर्थ की तरह कोई परमानेंट ऐसे ट्रेडिशनल जमींदार्स नहीं थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रायोट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेटलमेंट है ये हम डायरेक्टली कल्टिवेटर्स जो कल्टिवेट कर रहे हैं लैंड को, उनके साथ ही करेंगे, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस, जिन्होंने कि कई जनरेशन से लैंड को कल्टिवेट किया, कोई मिडिल मैन इन्होंने नहीं रखा। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। रेवेन्यू के असेसमेंट से पहले उनके फील्ड को बहुत अच्छे से केयरफुली, बहुत ध्यान से सर्वे किया जाएगा। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as paternal figure protecting the riots under their charge। So उनके चार्ज में उन्होंने कहा कि हम रायोट्स को प्रोटेक्ट करेंगे फादर फिगर की तरह। All was not well, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। Within a few years after the new system was imposed, it was clear that all was not well with them। So जैसे ये सिस्टम इम्पोज किया गया, जल्दी ये क्लियर हो गया कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। Driven by the desire to increase the income from lands, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। क्योंकि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो भी चाहते थे कि उनकी इनकम इंक्रीज हो, सो उन्होंने क्या किया, बहुत हाई रेवेन्यू की डिमांड रखी। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, जिसको पीजेंट्स नहीं दे पाए। रायोट्स फ्लेड द कंट्री साइड, रायोट्स जो है वो गांव से भाग गए। एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मेनी रीजन्स, और बहुत सारे रीजन्स में गांव जो है वो बिल्कुल डेजर्टेड, बिल्कुल खाली हो गए। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स, बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ जिन ऑफिशियल्स ने इसको बनाया था, उन्होंने इमेजिन किया था दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, कि ये जो नया सिस्टम है ये तो फार्मर्स को बहुत रिच, बहुत अमीर बना देगा। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।